Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 14th November 2022, and today is also Children's Day, the birth anniversary of India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. So let's start with the news. The first is that G20 summit to focus on food energy security. So we are talking about the G20 summit which is going to be held in Bali in Indonesia. इसके बारे में इट इज़ द 17th G20 समिट. ठीक है. इसके पहले जो G20 समिट हुआ था 16th G20 समिट वो इटली में हुआ था. ओके. 17th वन इज इन बाली इंडोनेशिया और 18th वन वाला जो होगा वो इंडिया में होगा न्यू दिल्ली में, और उसके इंडिया के बाद ब्राज़ील में होगा. उसके बाद जो इसका थीम है 17th G20 समिट का, जो थीम इज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर. ठीक है. रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर. ठीक है. सो दिस इज द थीम ऑफ 17th G20 समिट. ठीक है. जो इंडिया में होने वाला है G20 समिट, दैट इज 18th G20 समिट, उसका जो थीम है जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया है, इसका लोगो भी अनवील किया और इसका थीम भी अनवील किया है. तो उसका जो थीम है इट इज वसुदेव कुटुंबकम. ओके. वासुदेव कुटुंबकम जो महा उपनिषद से लिया गया है. ठीक. तो 18th G20 समिट का क्या हो जाएगा? वासुदेव. आई एम राइटिंग हियर. ये बहुत फेमस भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा ये पहले. तो इट इज वसुदेव कुटुंबकम. कुटुंबकम. ठीक. तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. 18th G20 समिट का जो थीम है दैट इज वसुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम महा उपनिषद वसुदेव कुटुंबकम. जो इंडोनेशिया में होने वाला है दैट इज 17th G20 समिट, उसका है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर. ठीक. अच्छा, अब ये जो वेन्यू है, कभी कभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्लैट में इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो 17th G20 समिट का जो वेन्यू है इट इज नुसा दुआ बाली. ओके. इसको क्या कहते हैं? बाली का एक है नुसा दुआ कन्वेंशन सेंटर. नुसा दुआ कन्वेंशन सेंटर. तो ये वहाँ पे होने वाला है 17th G20 समिट. रिसेंटली हमने एक इन्फॉर्मेशन भी किया था G20 से रिलेटेड, दैट द रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन इज नॉट गोइंग टू अटेंड द G20 समिट इन बाली इन इंडोनेशिया. ओके. दैट इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, अब G20 समिट के बारे में एक 19 कंट्रीज होती हैं और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज यूरोपियन यूनियन इन G20. ओके. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हुआ है. उसके बाद जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दैट हु इज द इंडियन शेरपा. जैसे G20 में आप देखेंगे तो 1999 में बनी थी और 2006 में जाके ये इम्पोर्टेंट ग्रुप हो गया एक, बिकॉज ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस. तो उसके बाद G20 बिकेम प्रोमिनेंट. ओके. और उसका एनुअल हेड ऑफ द स्टेट समिट होने लगा. तो ये जो G20 है ग्रुप ऑफ 20, इट कंसिस्ट ऑफ डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज. अच्छा, अब G20 में अगर आप देखेंगे तो क्वाड के सारे मेंबर्स G20 में हैं, ब्रिक्स के भी सारे मेंबर्स G20 में हैं. ओके. चलो, द नेक्स्ट इज G20. इसके दो वो हैं ट्रैक्स. एक होता है फाइनेंस ट्रैक. एक G20 का फाइनेंस ट्रैक होता है, एक होता है शेरपा ट्रैक. देयर आर टू ट्रैक्स, फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा. तो फाइनेंस ट्रैक जो होता है यहाँ पे हर कंट्री के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री को. और शेरपा ट्रैक इट इज, यू कैन कॉल इट एज अ पॉलिटिकल ट्रैक. यहाँ पे हर कंट्री एक शेरपा अपॉइंट करती है टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ G20. तो जो G20 समिट जो बाली में होने वाला है, यहाँ पे जो इंडिया से जो शेरपा हैं वो हैं अमिताभ कांत, हु वाज द फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग. ओके. अमिताभ कांत. Now see the focus area of G20 Bali in summit. So the focus area will be food and energy security. You know that because of the Russia-Ukraine crisis, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डेंट लगा हुआ है, बिकॉज सप्लाईज अगर आप देखेंगे वीट सप्लाई जो है वो बंद हो गया है, काफ़ी कम हो गया है. तो अफ्रीकन कंट्रीज़ वहाँ पे एक फूड इनसिक्योरिटी चल रहा है. उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज दे आर गोइंग थ्रू एनर्जी क्राइसिस. वहाँ पे आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में गवर्नमेंट भी चेंज हो गई. Then the next is post-COVID health issues. These are some of the agenda. Our Prime Minister, he is going to meet with several G20 leaders, okay, and he's also going to address the Indian community in Bali, and he will visit a mangrove forest.
सो नाउ G20 लीडर्स का जो नेक्स्ट समिट होगा वो इंडिया में होगा सितंबर 2023 में। सो अगर आप देखेंगे कि दिसंबर 1 के बाद इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम दिसंबर 1 2022 फॉर 1 year पीरियड, ओके, and this presidency handover will take place in Bali as per Foreign Secretary Vinay Quatra. उसके बाद there are certain more issues which will be discussed by our president. So it will be environment and gender issues, greater voice for global south. Global south means G77 करके एक body होता है, group of 77 countries, और these are 77 developing countries. So global south का एक important body है ये global south, related to economic cooperation, okay, and reform in 21st century institutions. Now एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हम जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन चल रहा था यूएस में, जहाँ पे रिपब्लिकन दे हैव अ वेरी रेजर थिन मेजॉरिटी इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, बट यूएस सीनेट विच इज़ द अपर हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस, वहाँ पे डेमोक्रेट्स जिनकी पार्टी से वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं जो बाइडन, दे हैव रिटेन देयर कंट्रोल। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ था वो था नवादा, दैट इज़ अ स्टेट इन यूएस, दैट इज़ नवादा। तो वहाँ पे कैथरीन कोर्टेज मास्टोस की विक्ट्री हैज़ गिवन द डेमोक्रेट्स द 50 सीट्स इन सीनेट, ओके। सो यहाँ पे रिपब्लिकन्स दे थॉट दैट दे कैन डिफीट मिस कोर्टेज मास्टो इजीली, बट शी हैज़ वन दैट सीट। नाउ लेट्स कम टू COP27। तो COP27 के बारे में हमने पहले भी बहुत बात कर रखी है, दैट इट इज़ हेल्ड इन शर्म अल शेख, एंड इसका जो अगर आप देखेंगे थीम है दैट इज डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है सामे शौकी, हु इज द इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर, और दिस इज वेरी हिस्टोरिक COP because here for the first time the climate finance has been adopted formally. Now what is the issue of this climate finance? तो climate finance ये है कि सबसे पहले कोपनहेगन में, ठीक है ना, इन 2009 ये सबसे पहले ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रपोज हुआ, और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड का टारगेट क्या था? ग्रीन क्लाइमेट फंड का टारगेट था दैट टू मोबिलाइज $100 बिलियन, to mobilize $100 billion for adaptation and mitigation, that is ANM, adaptation and mitigation in developing countries. Okay, so it was first promised in Copenhagen summit, Copenhagen. Now if you will just see over here, ये फॉर्मली इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा था, डेवलप्ड कंट्रीज को टाल रहे थे, ओके, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन COP27 इट हैज बीन अडॉप्टेड फॉर्मली, ओके। तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इट वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन 2010 ड्यूरिंग COP हेल्ड एट कैंकुन, ओके, फाइन। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट COP15 एंड COP16। सो अब जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होने लगी है फाइनेंस के बारे में। तो अभी तक अगर आप देखेंगे देयर आर सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ओवर हियर that who is the US President Special Envoy for Climate Change. So the name is John Kerry. Then who is the UN Special Envoy on Climate Action? UN का, ठीक है, United Nations के। The answer is Mark Carney, who is the former governor of Bank of England. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, उनका एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस है। इट रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टुवर्ड्स द गोल ऑफ अचीविंग मोबिलाइजिंग $100 बिलियन पर ईयर फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे SCF, it has depended upon the report published by Organization for Economic Cooperation and Development, which is headquartered at Paris. तो इस रिपोर्ट के मुताबिक till now $83.3 billion in climate finance has been mobilized in 2020. उसमें से अगर आप देखेंगे $68.3 billion is in public finance, $13.1 billion in private finance, $1.9 billion in export credits. ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है इट इज सेइंग that the OECD claimed climate assistance of $83.3 billion उन्होंने क्लेम किया है, but which is available actually is $21 to $24.5 billion only. अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। See, developing countries have for a long time insisted that a significant portion of climate finance should come from public funds, as private finance will not address their needs and priorities, especially related to adaptation. This is very important point. So developing countries क्या कह रहे हैं कि भाई हमें public finance चाहिए, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे ब्रेकअप देखेंगे, जो अभी हमने ब्रेकअप किया, इसमें प्राइवेट फाइनेंस भी है, ओके, कम है पब्लिक फाइनेंस से, बट तो भी प्राइवेट फाइनेंस है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप जॉन कैरी का स्टेटमेंट देखें तो वो बार बार प्राइवेट सेक्टर पे जोर डाल रहे हैं कि दैट प्राइवेट सेक्टर दे कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू क्लाइमेट चेंज बाय फंडिंग द ट्रिलियंस नीडेड फॉर अ ग्लोबल ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। बट डेवलपिंग कंट्रीज क्या कह रहे हैं कि नो, दैट climate finance should be in public funds, in the nature of public funds, not public finance। चलिए अब आगे कुछ हम देखते हैं। सी, following the dismal failure to meet the $100 billion goal, developed countries pushed the target for achieving it to 2025 from 2020। ठीक है, तो जो टारगेट था $100 बिलियन का, उसका पहले क्या टारगेट था 2020, नाउ इट हैज बीन पुश्ड टू 2025। उसके बाद COP26 विच वॉज हेल्ड इन ग्लासगो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि द डेवलप्ड कंट्रीज दे केम अप विद द क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान टू मीट द गोल ऑफ $100 बिलियन, ओके। एंड नाउ OECD रिपोर्ट को अगर हम देखें, देन दैट विल बी मेट इन 2023 अकॉर्डिंग टू द OECD रिपोर्ट। नाउ व्हाई दिस क्लाइमेट फाइनेंस इज वेरी नेसेसरी। सो सी, क्लाइमेट एजेंडा में देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस। Equity and climate justice, this is very important। Equity and climate justice, इसी के ऊपर एक प्रिंसिपल बेस्ड है दैट इज कॉल्ड एज CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब अगर आप हिस्टोरिकल एमिशंस की अगर बात करें, इफ़ यू विल टॉक अबाउट हिस्टोरिकल एमिशंस, तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री का जो हिस्टोरिकल एमिशन में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज तो एक हिसाब से अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 दे स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजिंग। तो उसके पहले जितने भी हिस्टोरिकल एमिशंस हुए हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज ने दिया है। तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करें for making transition towards clean energy, that is called as equity and climate justice। So for that to happen, mobilizing this $100 billion finance annually for adaptation and mitigation is very necessary। Now let's have some factual information। France के president हैं Emmanuel Macron, he has announced the end of operation Barkhane। okay, now this operation Barkhane is related with the Sahel। तो अगर आप देखेंगे इसका हिस्ट्री कि जनवरी 2013 में फ्रांस ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया साहेल में, उसका नाम था टिल्टेड ऑपरेशन सेरवल, एंड इट वाज लिमिटेड टू टारगेटिंग इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हु वर लिंक्ड टू अल कायदा एंड हु हैड टेकन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न माली। बट इन 2014 द मिशन वाज एक्सपैंडेड एंड इट वाज नेम्ड एज ऑपरेशन बारखेन एंड इट वाज एम्ड एट काउंटर टेररिज्म। तो इसके अंदर क्या था, that the objective was to assist local armed forces to prevent the resurgence of non-state armed groups, मतलब terrorist group in Sahel region in Africa। फ्रांस ने अराउंड 4,500 पर्सोनल्स डिप्लॉय किए थे, ओके, फॉर जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। उसके बाद इसके आउटकम्स देखिए क्या कह रहे हैं। फ्रांस regained Mali's northern region, okay, through Operation Serval। then in 2020 अब्देल मलिक द्राउदकल, एंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए बट तो भी देखें यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, द की लीडर्स ऑफ इस्लामिक मागरेब हु आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन साले रीजन, ओके, दे वर ऑल किल्ड इन द फ्रेंच ऑपरेशन। उसके बाद 2014 में ऑपरेशन बारखेने इट वाज लॉन्च्ड फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन माली, नाइजर, बुर्किना फासो, मॉरिटानिया एंड चाद, ओके। But Operation Barkhane it saw a series of failures। Fine। तो अब अगर आप देखेंगे this series of failures में क्या हुआ कि that because of these operations, failure of these operations, violence in Mali claimed around 5,440 lives in Mali, Burkina Faso and Niger in just half of 2022। उसके बाद ऑपरेशन बारखाने का एक अनफुलफिल्ड ऑब्जेक्टिव है टू रिजॉल्व द रीजन्स इंसर्जेंसीज, okay, it led to increase in civilian support to military and has contributed to the political uncertainties in the Sahel। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड का इस वक्त जो सबसे यंगेस्ट लीडर है वो बुर्किना फासो में ही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि सिविलियन सपोर्ट जो है वो मिलिट्री को मिलने लगा टू फाइट द टेररिज्म, तो इसके से मिलिट्री कूप्स भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। The next is collegium system of appointing judges is perfect। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर्मर CGI द 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, उदय उमेश ललित,
he has said that the collegium system, which is the outcome of second and third judges case, okay, so it is perfect for appointment of chief justice and other judges of supreme courts and high courts. Okay, so now if you will just see over here that the current chief justice of India is D.Y. Chandrachud. He is the 50th chief justice of India. Okay, and he will hold that position till 2024. द नेक्स्ट इज एकलव्य मॉडल स्कूल। तो अगर आप देखेंगे कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ट्राइबल एरियाज में, विच इज़ रन बाय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है फॉर ओपनिंग द स्कूल्स, सो 15 एकर्स ऑफ लैंड इन सब डिस्ट्रिक्ट वेयर द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ scheduled ट्राइब शुड बी 20,000 पीपल और एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ओके, उसके बाद एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। उन्होंने कहा है कि दैट देयर इज अ इमीडिएट रिव्यू ऑफ दिस क्राइटेरिया। Why? The first thing is that acquiring 15 acres of land in tribal area, okay, there is difficulty especially in forested and hilly areas। यहाँ पे 15 एकड़ का प्लॉट मिलना मुश्किल है। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम इज कि जो एसटी के पॉपुलेशंस होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस टू क्राइटेरियाज नीड टू बी वर्कड ऑन। The next is that there is one national education society for tribal students। You can say that it is the implementing agency or the agency which runs the Eklavya model residential schools in tribal areas। The next is extra regional fishing fleets present in the Indian Ocean according to the Navy। तो यहाँ पे जो बात हो रही है that is called as IUU, illegal, unreported and unregulated fishing। Okay, so Indian Navy has said that illegal, unreported and unregulated fishing continues to rise beyond India's exclusive economic zone। किसी भी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज 1982, इट एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द फिजिकल बाउंड्री। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच हैज बीन हाईलाइटेड बाय द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इन गुड़गांव इज दैट लार्ज प्रेजेंस ऑफ अनरजिस्टर्ड चाइनीज फिशिंग वेसल्स, then presence of 2 Chinese research vessels which can track missiles, okay, they are present over there। Then deep sea fishing trawlers in the Indian Ocean, especially the Chinese deep sea trawlers, okay, which can impact the marine ecology। Okay, so these all are increasing now। If you will just see, there are certain regional fisheries management organizations, okay, like Indian Ocean Tuna Commission and Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, which operates under the mandate of UNCLOS as regulatory bodies to monitor IUU fishing in the high seas in Indian Ocean region। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो क्वाड लोगों ने क्वाड के मेंबर्स ने मई 2022 में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी लॉन्च किया टू मॉनिटर द एक्टिविटीज इन इंडो पैसिफिक रीजन। सेकेंड इज अगर आप देखेंगे कि IMAC, that is in the Information Management and Analysis Center, it monitors the movement of vessels on the high seas। It is located in Gurugram and is the part of Information Fusion Center Indian Ocean Region, IFC-IOR। So IFC-IOR, it is collaborating with other regional monitoring centers across the globe to enhance maritime safety and security, including efforts to monitor IUU। The next is there are 2 global regulations on IUU। One is Cape Town Agreement, an agreement on port state measures, but India is not a signatory of any one of them। Ab what can be done? So fishing vessels across the world, they are supposed to have vehicle management systems installed which helps in identifying their positions and also to record the volume and location of their catch, and it helps in tackling the issue of IUU fishing। Now the next is स्काई रूट्स रॉकेट लॉन्च मूव ड्यू टू वेदर इशू। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इज विक्रम एस, which has been developed by Hyderabad based Skyroot, which was scheduled to be launched, and it was built under the mission Prarambh, okay, and will carry the payloads of 2 Indian and 1 foreign customers। So it was going to be launched from Sriharikota, okay, and it was India's first private rocket। Now the aim of the mission is to help Skyroot to validate 80% of the technologies that will be used in Vikram 1 orbital vehicle। So friends, that's all for today। We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis। Till then, have a nice time, take care, thank you।